टाइम था 3 अगस्त 2026 का और जगह थी हरियाणा के फरीदाबाद का सिकोना। जब सुबह के करीब 9:30 बजे का टाइम हुआ था और सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक व्यक्ति पूरे तरीके से अपने फेस को कवर कर लेने के बाद वहां पर जा पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड से यह बात कहने लगता है कि जाकर संध्या मैडम को बुला कर लाओ, उन्हें ये बता देना कि उनके पति विकास आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड को पहली बार में तो उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इस बंदे ने अपना पूरा फेस कवर किया हुआ था, सिर को कवर कर रखा था और उसके दिमाग में यही बात आई कि यहाँ पर इनके स्कूल के पास में इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है यह बंदा अपने आप को धूल मिट्टी से बचाने के लिए इस टाइम अपने आप को कवर किए हुआ होगा और इस टाइम वह सिर्फ और सिर्फ मैडम से ही तो मिलना चाहता है। तो वो अंदर जाकर संध्या मैडम को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है और कुछ ही देर बाद वह मैडम उस व्यक्ति के पास भी आ पहुंचती है। लेकिन जैसे ही संध्या गुजर उस व्यक्ति के पास पहुंचती है तो उस बंदे ने अपने पास से एक चाकू निकाला और वह लगातार संध्या के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। लगभग अगले 30 सेकंड के अंदर 34 बार वह संध्या के ऊपर वार करता है। इस टाइम संध्या काफ़ी बुरी तरीके से चीख रही थी, तो इस चीख को सुनकर स्कूल का प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर आता है तो उन्हें देखा कि एक व्यक्ति जिसने कि अपने फेस को इस टाइम पूरे तरीके से कवर कर रखा है वह यहाँ पर संध्या मैडम को मारने की कोशिश कर रहा है। तो वह उसके पास जाते हैं, लेकिन मास्क वाला वह बंदा उस चाकू को उठाकर प्रिंसिपल के पीछे दौड़ पड़ता है। प्रिंसिपल इस टाइम में अपने हाथ में कुछ भी नहीं लिए हुए थे, जिसके चलते हुए थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आसपास में कई ऐसी चीज़ ढूंढने लगते हैं जिससे वह अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। और उसके बाद वह जो सामने वाला बंदा प्रिंसिपल के ऊपर इस टाइम हमला करने के लिए आ रहा था वह वापस तब तक जा चुका था। प्रिंसिपल जैसे तैसे कर अपने आप को संभालता है और दूसरी तरफ उससे यह भी बात पता चलती है कि यह मार्क्स वाला बंदा यहाँ से जा चुका है। तो उसने जाकर संध्या को संभाला और वह जल्द से जल्द वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे ले जाने की कोशिश करता है। संध्या के पति को जब यह बात पता चलती है कि उसका नाम लेकर यहाँ पर कोई आया था तो उसने स्कूल वालों को बताना शुरू किया कि वह नहीं था। तो प्रिंसिपल यही बात बोलते हैं कि उसकी पत्नी को वह लेकर इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही संध्या को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स ने जब उसका एग्जामिन किया तो उनका कहना था कि अब संध्या इस दुनिया में नहीं रही। संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से। और सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गेंद की। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा को बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करने जा रहा। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूँ, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। तो यही कोई खड़ा हुआ जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी, गेट के अंदर उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उसको लेके अल्फला हॉस्पिटल चला गया। विकास इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका नाम लेकर यहाँ पर कौन आया होगा जिसने कि उसकी पत्नी को इतने ज़्यादा बेरहमी से मार डाला। इस टाइम तक पुलिस के पास कंप्लेंट भी कर दी गई थी और विकास का यह कहना था कि उसे और किसी के ऊपर तो शक नहीं है, लेकिन अमित नाम का एक व्यक्ति ज़रूर है जो पिछले काफ़ी दिनों से उसकी पत्नी का पीछे पड़ा हुआ था। विकास ने जाकर जब इस बात की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवाई और जैसे ही पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर तहकीकात करना शुरू की, जानना शुरू किया, तो आखिरकार वो अमित नाम का बंदा कौन है जिसके के ऊपर आप लोग शक कर रहे हैं। तब जाकर इस कहानी का खुलासा होता है। यह बात पता चलती है कि अमित 1-2 दिन से नहीं बल्कि 3 सालों से संध्या के पीछे पड़ा हुआ था। इस घटना की शुरुआत 2023-24 में हो चुकी थी, जब फिरोजपुर में रहने वाली संध्या गुजर हर रोज़ अपने स्कूल में जाया करती थी। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करती थी कि इस टाइम अमित नाम के एक लड़के की इसके ऊपर नज़र पड़ जाती है और अमित का हर रोज़ का यही काम हुआ करता था कि वह अपने घर से दूध उठा था और जहाँ पर भी वह दूध बांटना हुआ करता था वहाँ पर जाकर वह दूध बांट देता। और सुबह सुबह संध्या तो अपने स्कूल जाया करती थी। सुबह ही अमित भी दूध बांटने के लिए निकला करता था, जिसके चलते हर रोज़ वह संध्या को देखा करता था। और अमित ने पहली बार जब संध्या को देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। पहले तो अक्सर ऐसा हो जाया करता था कि अमित अपने घर से किसी भी टाइम दूध देने के लिए निकल पड़ता था, लेकिन
जब से उसको पता चला कि संध्या अपने स्कूल में इस टाइम जाती है, तो वह भी टाइम देखकर निकला करता था और हर रोज़ उसकी तरफ देखा करता था। रोड पर काफ़ी सारे लोग गुजरा करते थे, तो संध्या के दिमाग में यह बात आई कि दुधिया है, हर रोज़ अपने काम पर जाता है, तो यह बात बिल्कुल नॉर्मल है कि हो सकता है कि यह दोनों एक ही टाइम पर घर से निकलते हों, और संध्या इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ अमित तो पूरी की पूरी प्लानिंग बनाकर निकला करता था कि अब वह अगर अपने घर से निकलेगा तो वहाँ पर जाकर उस मैडम से टकरा ही जाएगा और बाकी की दिनों की तरह आज फिर से उसे देख पाएगा। इसी तरीके से लगभग काफ़ी दिनों तक वह यूं ही संध्या को निहारा करता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने यह बात पता चलती है कि संध्या इसी स्कूल में पढ़ाती है और दरअसल यह स्कूल उसके रिश्तेदारों की ज़मीन पर बना हुआ है। तो उसके दिमाग में यह बात आई कि उन्हें आज चलकर मैडम जी से मुलाकात की जाए। वह सीधा ही उसी स्कूल में जा पहुंचा और उसके स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से यह बात करता है कि वह यहाँ पर पढ़ाने वाली एक मैडम से मिलना चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड यह बात सोचता है कि हो सकता है यह उनका कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, तो उसने उस मैडम का नाम पूछा कि मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ, ज़रा उसका नाम बताओ। लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। यह बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन अमित जब यह बात बताने लगता है कि जो यह तुम्हारा स्कूल है उनके रिश्तेदारों की ज़मीन पर बना हुआ है, तो अपनी जान पहचान वो निकलाने लगता है। तो सिक्योरिटी गार्ड के दिमाग में यही बात आई कि यह किसी ना किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो अंदर जाकर क्या ही कर लेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम लेकर आते रहते हैं और उसने उसे स्कूल के अंदर जाने दिया। और अब तो अमित एक एक क्लास में जाकर उस मैडम को ढूंढ रहा था और एक क्लास ऐसी भी आई जहाँ पर इस टाइम संध्या बैठी हुई थी। वह उसी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और संध्या को यही बात याद आती है कि शायद यह तो वही लड़का है जो कि दुधिया है और बीच रास्ते में इनसे मिलना करता है, तो हो सकता है इसका भी कोई ना कोई बच्चा वगैरह यहाँ पढ़ता होगा। तो अब वह अमित से पूछने लगती है कि हाँ जी बताइए, वह आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है। लेकिन अमित ने इस बात से मना कर दिया कि वह उसकी मदद के लिए नहीं आया, बस वह यहाँ से गुजर रहा था, तो वह इनके साथ बात करने के लिए आ गया। संध्या अमित की इन सभी बातों को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाई कि वह किस तरीके से इससे बात करना चाहता है। तो अब अमित भी नॉर्मली उसे कहना शुरू कर दिया कि शायद मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, दरअसल हम लोग बीच में काफ़ी बार मिलते रहते हैं, मैं यहाँ भी दूध देने के लिए आता रहता हूँ, तो बस यहाँ से निकल कर जा रहा था तो सोचा आपसे हालचाल पूछ लूँ। और संध्या ने भी अभी भी अमित को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। यही बात सोची कि हो सकता है यह यहाँ से गुजर कर जा रहा होगा, इसने इसे देख लिया। और उसके बाद तो अमित लगातार एक बार इसकी संध्या से मुलाकात ही हो चुकी थी। वह आगे से आगे इसके साथ बातें बढ़ाने की कोशिश करता है। संध्या भी उससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और हर रोज़ लगभग इन दोनों के बीच नमस्ते और हो जाया करता था और उसके बाद दोनों ही अपने अपने कामों पर चले जाते थे। और एक दिन तो अमित के दिमाग में यह बात आई कि वह पिछले काफ़ी दिनों से इस मैडम से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब तो इसकी जान पहचान भी हो चुकी है, इसके चलते संध्या को प्रपोज़ कर देना चाहिए। यह सारी की सारी तैयारी वगैरह कर लेने के बाद वह संध्या को जाकर इस बारे में बताने लगता है कि वह इस टाइम इससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन दूसरी तरफ संध्या ने इस बारे में जाना कि यह बंदा तो पहले नॉर्मली इससे मुलाकात किया करता था, अब यह प्यार का इजहार कर रहा है। तो संध्या ने उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि इस टाइम तो उसकी शादी हो चुकी है, इसका पति है, 2 बच्चे हैं, इसकी घर गृहस्थी है, यह इससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन यह बात बोलकर संध्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अमित को इन सभी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह दोबारा से संध्या को रोककर यह बात समझाने लगता है कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। वह संध्या से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि अभी भी वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। तो संध्या यही बात सोचती है कि ज़रूर इस बंदे का दिमाग हिल चुका है और वह अपने उसे वहीं पर छोड़कर दोबारा से आगे निकल जाती है। इस टाइम संध्या वापस अपने घर पर आ चुकी थी। उसने अपने पति विकास को इन सब चीज़ों के बारे में बताया। विकास को जैसे ही अमित के बारे में पता चला तो उसका यह कहना था कि वह ज़्यादा चिंता ना करे, वह जाकर उसे समझा देगा। और विकास अपने कुछ एक दोस्त को लेकर अमित के घर पहुंचता है। अमित को अमित के माता पिता को इन सारी ही चीज़ों के बारे में बताता है कि इस टाइम आपका लड़का किस
किस तरीके के गुल खिला रहा है, और दूसरी तरफ अमित को भी बड़े आराम से बिठाकर समझा दिया जाता है कि भाई जिस महिला से अब तू प्यार करने का दावा कर रहा है उसकी एक घर गृहस्थी है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है, तो अब तू उसे परेशान मत किया कर। अमित हम सब चीज़ों के लिए तैयार हो गया, लेकिन इन सभी बातों को बीते हुए अभी सिर्फ हफ्ता 10 दिन का टाइम ही हुआ था कि दोबारा से अमित जाकर संध्या को परेशान करना शुरू कर देता है। वो तरह तरह से उसके सामने प्रपोजल रख रहा था। संध्या वापस अपने घर पर पहुंची तो उसने अपने पति को बताने लगी, और अब तो विकास इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसने अपने ग्राम पंचायत से बात की, अपने घर परिवार में जितने बड़े बड़े लोग थे उन सभी से बातें करना शुरू कर दिया, और जिस गांव का अमित था उस ग्राम पंचायत से भी बात की जाती है। दोनों गांव की पंचायत बैठती है। पंचायत में अमित को अच्छे से समझा दिया जाता है कि तुम्हें आगे से इस लड़की का पीछा नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसे काफ़ी अच्छे से समझा दिया जाता है, धमकाया जाता है, और अमित का भी यही कहना था कि वह आज के बाद संध्या को कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अमित तो मानने वालों में से कहाँ था, जिसके कारण अभी भी वह संध्या के पीछा किया करता था। संध्या वापस अपने घर पर पहुंची तो उसने अपने पति को साफ साफ यह बात समझा दी कि वह लड़का अभी भी नहीं मान रहा है, जिसके कारण वह अपना स्कूल ही छोड़ रही है। अब यह जाकर किसी और स्कूल में पढ़ाई करेगी। इस चीज़ से उसके पति को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमित तो दूसरे स्कूल भी जा पहुंचा। वहां पर भी जाकर वो संध्या को परेशान किया करता था, और संध्या अब अमित से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि दोबारा से दोनों ही गांव की पंचायत को बिठाया जाता है। इस पंचायत में पंचों के द्वारा अमित को साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि उसका यह आखिरी चांस है। अगर दोबारा इसके कारण अगर यहाँ पर पंचायत बैठी तो यह इसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और उसे शांति के साथ दोबारा से समझाकर यूं ही छोड़ दिया जाता है। उसके घर पर भी गए थे हम, उसके घर भी गए थे हम। पहले उसने तंग भी करी थी। वहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग थी, कोई स्कूल में पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर था, तो उसने मना कर दिया। तो उसने उसको धमकाया, अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली संध्या मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैंने कहा करता हूँ, वहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ जा सरस्वती में, वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई। फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो। फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों के पास गए थे। घर वालों को हाथ विनती जोड़ के उन्होंने मान गए भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले। फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़े की बात, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया, पाम पकड़ के गया है, और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी। और कल भी ये नहीं पता लगी क्या हो। लेकिन अब तो अमित खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसे यह बात लग रही थी कि यहाँ पर इनके गांव में, दूसरे गांव में, आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर यह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। यह लड़कियों के पीछे कुछ इस तरीके से घूमता है, इसकी तो इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। और दूसरी तरफ जिस लड़की के कारण इसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, उस लड़की को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना तो उसने इसके साथ शादी की, अच्छे से वह इसके साथ बात तक नहीं कर रही, जिसके चलते 26 मई में ही उसने एक चाकू का इंतज़ाम कर लिया। और यही कहना था कि इस लड़की के कारण उसकी इज्जत खराब हुई है, इसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। जहाँ पर भी अब यह दूध डालने के लिए जाता है तो गांव वाले लोग यह बात करते हैं कि यह वही लड़का है जिसके कारण पिछले काफ़ी दिनों से लगातार पंचायतें बैठती आ रही है। काफ़ी सारे लोग तो यह ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि उससे दूध लेना देना छोड़ दिया, और यह किसी भी हालत में संध्या से बदला लेना चाहता था, जिसके चलते 3 अगस्त 2026 को पूरी की पूरी प्लानिंग बना लेने के बाद अब जिस स्कूल में संध्या पढ़ाने के लिए जाया करती थी, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं उस में जा पहुंचता है। वहां पर उससे पहले ही से ही पता था कि काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए होंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने मफलर से अपना फेस को ढक लिया था। वह नहीं चाहता था कि उसे पकड़ लिया जाए, जिसके चलते उसने अपने बाइक की नंबर प्लेट भी हटा दिया था, और उसके बाद अपनी बाइक को स्कूल के बाहर ही खड़ा करके स्कूल के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से यही बात कहता है कि वह संध्या मैडम से मिलना चाहता है, जाकर मैडम को यह बात बता दो कि उसका पति विकास आया है। संध्या इस टाइम अमित से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वह ज़्यादातर टाइम अपना फ़ोन बंद ही रखा करती थी, और जैसे ही उसे यह बात पता चली कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आया है, इसका यह कहना है कि इसका पति इससे मिलने आया है, तो वह बाहर गेट पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संध्या अपने क्लासरूम से बाहर आती है, मेन हॉल में पहुँची, तो पहली बार ही देखने में उसे यह बात
पता चल चुकी थी कि यह उसका पति तो नहीं है, लेकिन आखिरकार उसका पति बनकर यहाँ पर कौन आया है। वह बस दूर से ही खड़ी होकर इस टाइम उससे बात कर रही थी। लगातार बात करते करते जैसे ही वह उसके पास पहुंची तो इस टाइम अमित अपने साथ चाकू लेकर आया हुआ था। उसने लगातार संध्या के ऊपर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। वह यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि चाकू उसके पेट में लग रहा है, छाती में लग रहा है या फिर गर्दन में। वह अंधाधुंध लगातार उसके ऊपर वार करता ही जा रहा था। उसके वार करने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसने लगभग 30 सेकंड के अंदर अंदर 34 बार संध्या के ऊपर हमले कर दिए थे। इस हमले की आवाज़ को सुनकर जब संध्या लगातार चिल्ला रही थी तो अंदर बैठा हुआ प्रिंसिपल भी बाहर आ जाता है और उसने जाकर संध्या को ऐसी हालत में देखा तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन अमित यहाँ पर भी नहीं घबराया, जबकि वह चाकू लेकर प्रिंसिपल की तरफ ही दौड़ने लगता है। प्रिंसिपल के हाथों में इस टाइम कुछ नहीं था, जिसके चलते वह वहीं के आसपास में कुछ सामान ढूंढने लगता है। पीछे की तरफ वह हो जाता है और अमित को पता चल चुका था कि इसका खतरा टल चुका है और दूसरी तरफ इसने संध्या को तो ठिकाने लगा ही दिया है, जिसके चलते वह जितना जल्दी हो सकता था यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। प्रिंसिपल को तो यही बात लग रही थी कि वह बंदा जो यहाँ से जा चुका है, सबसे पहले उसने संध्या को बचाना चाहिए। तो वह लोग संध्या को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है क्योंकि संध्या तो पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। पुलिस के पास कॉल किया जाता है। पुलिस कुछ एक देर तक तो इस केस के ऊपर तहकीकात करती है, सारे के सारे क्लू निकालती है और उसके बाद अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद तो यह बात क्लियर हो ही चुकी थी कि संध्या का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमित ही है। उसने संध्या का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। उसके कारण उसने पूरे ही गांव में अपनी बेइज्जती करवा ली थी, लेकिन अब भी संध्या उसके साथ बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते आखिर में उसने उसका कत्ल कर दिया। यह केस सच में ही दिल दहला देने वाला है कि एक बंदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हो सकता है बाहर उसको कोई एक तरफा प्यार करता हो, बाद में अगर वह उसे मना कर दे तो उसकी जान लेने के लाले पड़ जाएंगे। आखिरकार ये किस तरीके का प्यार हुआ। दोस्तों, इस तरीके की कहानी आपको और सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। 3 अगस्त साल 2026 की वो सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी जब सिलवासा के टोकरा खेड़ा में एक मकान मालिक अपने बंद पड़े कमरे की सफाई करने और उसे किसी नए किराएदार को देने के लिए चाबी लेकर पहुंचा। मकान मालिक ने जैसे ही दरवाजे का ताला खोला तो अंदर से आई एक भयानक बदबू ने उसके होश उड़ा दिए। बदबू का पीछा करते हुए जब वो बाथरूम तक गए तो वहां पर कुछ ऐसा रखा हुआ दिखाई दिया जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे बाथरूम में ऐसा क्या रखा हुआ था, यह जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसकी शुरुआत होती है बिहार के नावदा जिले के रोहताना क्षेत्र के अंडर आने वाले सियूरी गांव से, जहां छोटी कुमारी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी, जिसकी उम्र करीब 20 से 21 साल के आसपास थी और उसका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। छोटी के पिता का नाम मनीष उपाध्याय था, जो गांव में खेती किसानी और थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। वहीं छोटी की माँ एक हाउसवाइफ थी। उनकी पूरी ज़िंदगी में अपने घर की 4 दीवारी, चूल्हे चौका और बाकी देखभाल में ही भी थी। वह सुबह रोज़ सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का सारा काम निपटा दिया करती थी। उन्होंने अपनी बेटी छोटी को भी घर के कामकाज सिखा दिए ताकि आगे चलकर उसे ससुराल में कोई दिक्कत ना हो। छोटी का पूरा बचपन गाँव में खुले खेतों, मिट्टी के घरों और अपनों के बीच बीता। वह देखने में बहुत सुंदर और शांत बिहेवियर की थी, जिसके मन में अपनी ज़िंदगी को लेकर कई रंगीन सपने थे। वो चाहती थी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसका एक छोटा और खुशहाल परिवार हो। छोटी की एक ऐसा लाइफ पार्टनर की चाहत थी जो उसे ढेर सारा प्यार और इज्जत मिले। भले ही वह गांव में पली बड़ी थी, लेकिन उसके मन में बड़े शहरों को देखना, वहां पर घूमना और थोड़ी मॉडर्न लाइफ जीने की ख्वाहिश थी। एक तरफ जहां छोटी अपने सुनहरे सपनों का ताना बाना बुन रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स एक अलग ही टेंशन में डूबे रहते थे। दरअसल गांव देवान में जब बेटी 18 से 20 साल की हो जाती है तो समाज और रिश्तेदार पेरेंट्स पर शादी के लिए दबाव बनाने लग जाते हैं। अब क्योंकि मनीष उपाध्याय एक इज्जतदार इंसान थे तो वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी या उनके परिवार पर कोई भी उंगली उठाए, इसलिए वह जल्द से जल्द बेटी की शादी करना चाहते थे। इसके अलावा उनके पास इनकम भी लिमिटेड थी,
उन्हें डर था कि अगर छोटी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो शायद बाद में अच्छा हस्बैंड ढूंढने में और ज़्यादा दिक्कत होगी और शादी का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाए। उनकी पत्नी को भी यह बात ठीक लगी, जिसके बाद मनीष उपाध्याय ने अपने रिश्तेदारों, बिचौलिया और जान पहचान के लोगों से कह दिया कि वह छोटी के लिए कोई अच्छा सा और सीधा साधा लड़का बताए जहां पर उनकी बेटियां आराम से रह सके। छोटी को जब बात पता चली कि उनके पेरेंट्स उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो उसके मन में एक अजीब सी घबराहट पनपने लगी। अपना मायका छोड़ने का डर और अजनबी लोगों के बीच जाने की हिचक उसे महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल और उनके प्यार को अच्छे से जानती थी, समझती थी। इसलिए उनकी खुशी में ही छोटी ने अपनी खुशी ढूंढ ली। इधर मनीष उपाध्याय उसके लिए लगातार लड़के देख रहे थे और आखिरकार एक लंबी तलाश के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। नवादा जिले के एक कादरगंज थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाले कोवार गांव में छोटी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया, जो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अच्छी खासी इनकम कमा लेता था। इसके अलावा वो अपने फादर के साथ खेती किसानी में भी हाथ बटाता था। गांव वालों की नज़र में वह एक कमाऊ और सुलझा हुआ लड़का था जो बुरी आदतों से कोसों दूर था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देने पर रहता था। जब छोटी के पिता को यह सब बात पता चला तो उन्होंने बेटी के लिए यह रिश्ता एकदम परफेक्ट लगा और उनकी फैमिली की भी कोई डिमांड नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो मनीष उपाध्याय से कह दिया कि उन्होंने बस एक संस्कारी लड़की चाहिए जो उनके घर को अच्छे से संभाल सके। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और लड़के की फैमिली ने छोटी को देखने के बाद रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, जिसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों ही परिवार में खुशी का माहौल था। छोटी अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर ढेरों सपने सजाए हुए थी और साल 2023 के आसपास उसकी शादी भी हो गई, जिसके बाद छोटी विदा होकर अपने ससुराल आ गई, जहां उसका वेलकम बहुत अच्छे से किया गया। ससुराल आने के बाद शुरुआती कुछ महीने छोटी की ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया और नॉर्मल चल रहा था। एक नई नवेली दुल्हन की तरह उसने अपने ससुराल के माहौल को अपना लिया था। वह सुबह उठकर घर के कामकाज संभालती, ससुर की सेवा करती और अपने पति का भी अच्छे से ख्याल रखती, जिस वजह से गांव के लोग भी छोटी की काफ़ी तारीफ किया करते थे। वही छोटी का हस्बैंड हमेशा उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। वह कभी भी उस पर चिल्लाता तक नहीं था, जबकि हर मोड़ पर छोटी का साथ देता था। छोटी का घर में काफ़ी खुश थी, यहाँ पर उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और इस बात से छोटी के पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे। पर पेरेंट्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि छोटी की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके इस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देगा। दरअसल छोटी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन उसने सोचा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाकर अपने घर वालों से मिला है। उसने ससुराल वालों से बात की और उनकी इजाज़त लेकर अपने मायके आ गई। घर आने के बाद वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगी और गांव में भी उसका आना जाना शुरू हो गया। इस दौरान उसकी मुलाकात ऋषभ कुमार से हुई। ऋषभ कुमार उसी गांव का रहने वाला था, इसलिए छोटी उसे पहले से जानती थी। कभी कभार जब रास्ते में इनकी मुलाकात हो जाती थी तो दोनों एक दूसरे को नॉर्मली बात कर लिया करते थे, लेकिन इस बार जब छोटी कुछ दिनों के लिए मायके में रहने आई तो ऋषभ ने उससे बातचीत पहले से ज़्यादा होने लगी। अब दोनों को एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदल गया था। गांव के छोटे और लिमिटेड माहौल में ऋषभ और छोटी का सामना एक दूसरे से होने लगा। कभी गांव के किराने की दुकान पर, कभी खेतों की तरफ आते जाते वक्त, तो कभी किसी फंक्शन में एक दूसरे को देखने लगे। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ नज़रें मिलती थी, जो धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कुराहट और नॉर्मल बातचीत में बदल गई। ऋषभ छोटी से बात करने का मौका ढूंढने लगा, पर वह अच्छे से जानता था कि गांव के माहौल में अगर किसी ने भी इन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख लिया तो लोग शक करेंगे। इसलिए ऋषभ ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने किसी तरह छोटी की इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ निकाली और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। छोटी ने भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू हो गई। वो दिन भर एक दूसरे को रील्स और मैसेजेस भेजने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ दिन लगातार चैटिंग करने के बाद जब दोनों के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ और भरोसा बढ़ गया तो एक दिन ऋषभ ने सीधे मैसेज पर ही छोटी से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया और छोटी ने भी बिना किसी झिझक के अपने नंबर ऋषभ को दे दिया। नंबर मिलने के बाद उसके बीच की सारी दीवारें टूट गई। अब वह सिर्फ मैसेज पर ही बात नहीं किया करते थे, बल्कि जब घर वालों सो जाते थे तब छोटी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके या छत पर जाकर ऋषभ से बातें करती थी और उसके साथ भी अपनी बातें शेयर करती थी। इसके अलावा वह फ़ोन पर ही तय करते थे कि गांव
में किस टाइम और किस जगह पर मिलना सेफ रहेगा जहां पर कोई भी उसे देख न सके। इस तरह फ़ोन और सोशल मीडिया के जरिए बढ़ता यह कॉन्टैक्ट आगे चलकर एक गहरे प्यार में बदल गया। ऋषभ ने छोटी से वादा लिया कि वह उसे बिहार के इस छोटे से गांव से दूर दमन और सिलवासा जैसी बड़े शहर में ले जाएगा। वहां पर कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा। वह अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकेगी, घूम सकेगी और एक मॉडर्न ज़िंदगी जी सकेगी। वह उसे अपनी पत्नी बनाकर अपनी पलकों पर रखेगा और कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। ऋषभ ने छोटी को यह भरोसा दिलाया कि वह बाहर जाकर एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी या बिजनेस शुरू करने वाला है, जिसके बाद उसका अपना एक छोटा सा आशियाना होगा जहां वह दोनों बिना किसी बंदिश के अपनी मर्जी से जिएंगे। शुरुआत में छोटी के मन में अपने परिवार की बदनामी और पहले से शादीशुदा होने का डर था, लेकिन ऋषभ के लगातार दबाव और मीठी बातों ने धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदल दिया। ऋषभ की बातों में आकर छोटी को अपने ससुराल जेल जैसा लगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसकी असली खुशी तो ऋषभ के साथ गांव के बाहर जाने में ही है। ऋषभ ने छोटी को इस कदर अपनी बातों में फंसा लिया कि छोटी को ऋषभ का हर वादा सच्चा लगने लगा। वो यह भूल बैठी कि ऋषभ के पास अपना कोई काम तक नहीं है और वह एक शादीशुदा औरत है। अब गांव में भी उनके अफेयर की हल्की फुल्की बातें उड़ने लगी थी, जिस वजह से दोनों को डर सताने लगा कि कहीं उनका छुपा हुआ जो रिश्ता है वह सबके सामने ना आ जाए। इसलिए ऋषभ ने छोटी को आखिरी अल्टीमेटम दिया कि अगर सच में वह उससे प्यार करती है तो सब कुछ छोड़कर उसके साथ चले, नहीं तो वह कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऋषभ की बातों ने छोटी के मन में सारे डर खत्म कर दिए। उसने अपने पेरेंट्स की इज्जत और अपने पति के सीधेपन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और ऋषभ के साथ मिलकर यह तय किया कि वह रात के अंधेरे में भागेंगे ताकि उन्हें कोई देख ना सके और सुबह होने तक वह गांव से बहुत दूर निकल जाएंगे। साल 2024 में प्लानिंग के मुताबिक एक रात जब छोटी के पेरेंट्स और परिवार के बाकी मेंबर्स गहरी नींद में सो रहे थे, तब छोटी छुपके से उठी और उसने तुरंत कुछ ज़रूरी सामान और जेवर बटोरे और बहुत ही सावधानी से अपने घर का दरवाज़ा खोलकर दबे पांव बाहर निकल गई। गांव के मुहाने पर ही ऋषभ मोटरसाइकिल के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद दोनों रात के अंधेरे में ही नवादा ज़िले के बॉर्डर से बाहर निकल गए। वहां से ट्रेनों और बसों का सहारा लेते हुए दादरा और नगर हवेली से सिलवासा भी पहुंच गए। इधर जब छोटी की मां उसके कमरे में उसे जगाने के लिए आई तो बिस्तर खाली देखकर तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही छोटी के पिता मनीष उपाध्याय को आवाज़ दी। शुरुआत में फैमिली को लगा कि शायद सुबह सुबह खेतों की तरफ या किसी सहेली के घर गई होगी। पेरेंट्स ने चुपचाप गांव में और पास के रिश्तेदारों को यहाँ फ़ोन करके पता लगाया कि छोटी को कहीं कोई क्लू नहीं मिला। इस बीच मनीष उपाध्याय को पता चला कि गांव का ही रहने वाला ऋषभ कुमार सिंह भी अपने घर से गायब है। तो ऐसे में उन्होंने पूरा सीन समझ में आ गया कि जिस बेटी की उन्हें बड़े अरमानों से शादी की थी वह उनकी इज्जत को दांव पर लगाकर ऋषभ के साथ भाग चुकी है। इस घटना से मनीष उपाध्याय और उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में और शर्मिंदगी में डूब गया। लेकिन अपनी बेटी की सिक्योरिटी और लोकलाज की वजह से मनीष उपाध्याय ने आखिरकार कानून का सहारा लेने का फैसला किया। वह पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने ऋषभ कुमार के खिलाफ किडनैपिंग की FIR दर्ज करा दी। मनीष उपाध्याय ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी शादीशुदा है और ऋषभ ने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की, लेकिन ऋषभ और छोटी ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए थे और अपनी लोकेशन पूरी तरह छुपा ली थी। इधर ऋषभ और छोटी सिलवासा पहुंच चुके थे, जहां ऋषभ ने टोकरा खाड़ा चौक में एक मकान मालिक से कांटेक्ट किया और खुद को शादीशुदा जोड़ा बताकर एक कमरा किराए पर ले लिया, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। ऋषभ ने वादे के मुताबिक सिलवासा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग ली ताकि कमरा का किराया और राशन का खर्चा निकाल सके, जबकि छोटी दिन भर अकेले कमरे में ही रहा करती थी। दोनों ने समाज की नज़रों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद जब जिंदगी की असलियत सामने आई तो उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। दरअसल ऋषभ के परिवार वालों को जब पता चला कि वह एक शादीशुदा लड़की को भगाकर ले गया है और उसके साथ रह रहा है, तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया। वह ऋषभ को लगातार फ़ोन कर रहे थे कि वह छोटी का साथ छोड़ दे, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। वहीं ऋषभ की कमाई भी ज़्यादा बहुत नहीं थी। एक छोटी सी नौकरी से सिर्फ कमरे का किराया और राशन ही पूरा हो पाता था।
छोटी का तो न वो कंफर्टेबल लाइफ मिल पा रही थी, ना ही घूमने फिरने की आज़ादी जिसके सपने उसने सजाए थे। वह दिन भर एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी, जिससे उसका मन अब उचटने लगा था। छोटी को लगने लगा था कि बिना शादी और परिवार की मंजूरी के उसका फ्यूचर अंधेरे में है। उसने ऋषभ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह उसे अपने गांव लेकर चले और सबके सामने पत्नी का दर्जा दे। छोटी जब भी गांव वापस लौटने की जिद करती तो ऋषभ डर जाता, क्योंकि उसे पता था कि नवादा के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है और अगर वह गया तो पुलिस उसे जेल भेज देगी। इस वजह से वह गांव वापस नहीं जाना चाहता था, जबकि छोटी उसे लगातार प्रेशर डाल रही थी। साल 2026 आते आते यह विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषभ अब छोटी के साथ मारपीट करने लगा था। इस दौरान तारीख आई 9 जून 2026 सुबह का टाइम था। छोटी और ऋषभ के बीच हमेशा की तरह गांव लौटने को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन उस दिन यह झगड़ा आम दिनों से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। गुस्से और नफरत में पागल होकर ऋषभ ने ताकत से छोटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली और पकड़े जाने के डर से फिर एक खौफनाक साजिश रची। उसने छोटी के हाथ पैर रस्सी से कसकर बांध दिए, उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक की शीट में पूरी तरह लपेट दिया, फिर उसे कमरे में ही रखे एक बड़े ट्रॉली सूटकेस के अंदर ठूस कर बंद कर दिया और बाथरूम में छिपा दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ऋषभ अपने ज़रूरी सामान और कपड़े समेटकर कमरे के मेन गेट के अपनी मर्जी से फैसला लोगी तो कभी भी फिर हमसे बात मत करना और कभी भी इस घर की तरफ आने की कोशिश मत करना। लड़की पर इश्क का जुनून सवार था। लड़की ने फैसला कर लिया था, उसके साथ जिएगी, उसी के साथ रहेगी, उसी से प्यार करेगी, उसी के साथ ज़िंदगी बिताएगी। अब इस तरह की बात आती है तो फिर लड़की आखिरकार फैसला ले लेती है, अपने घर वालों के खिलाफ, अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ शादी कर फैसला कर लेती है और जाकर लव मैरिज कर लेती है। वक्त का पहिया जब आगे बढ़ता है तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि एक कत्ल होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। कत्ल भी ऐसा कि बिल्कुल 7 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, किसने कत्ल किया था और कत्ल किसका हुआ था, आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। यह सच्ची घटना राजधानी दिल्ली के जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली है उसी का एक थाना लगता है सरिता विहार। सरिता विहार में एक हाजी कॉलोनी और हाजी कॉलोनी में कुछ हिस्से में कूड़ा करकट वगैरह पड़ा रहता है। सुबह सुबह का वक्त था और यह तारीख आती है 21 जून 2018। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 2 बच्चे होते हैं जो कबाड़ा बीनते हैं। उनकी नज़र एक ही बॉक्स पे पड़ जाती है जो कार्टून का बॉक्स होता है। उस बॉक्स पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो दोनों में रेस लगती है कि पहले कौन उस कार्टून को पकड़ेगा। आखिरकार दोनों बच्चे साथ साथ दौड़ रहे थे। एक बच्चे जो बड़ा होता है, ताकतवर था, उसने कार्टून को अपने कब्जे में ले लिया। कार्टून थोड़ा भारी होता है। इसके बाद उन लड़कों ने एक दूसरे ने देखा, ये मेरा कार्टून है, इस तरह की बात आती है। दोनों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इस बात पर थी, जो ताकतवर था उसने कार्टून को कब्जे पर लिया और जो हल्का था उसकी नज़र पहले पड़ी थी, लेकिन उसको कब्जा नहीं मिल रहा था। दोनों ही आपस में जिद करने लगते हैं। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बीच में दोनों फैसला करते हैं कि ठीक है, खोलकर देखते हैं इसके अंदर क्या है। और जैसे ही कार्टून को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर से एक इंसान का सर निकलता है। यानी इंसान यानी कि महिला का सर था। उसके बड़े बड़े बाल थे। उन बालों को देखने के बाद, उस चेहरे को देखने के बाद, जिसको पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था, ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से एक के बाद एक कई बार मारा गया हो। जैसे ही इन बच्चों ने उस सिर को देखा, सिर को देखने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। अभी तक जो उनमें जिद लगी हुई थी कौन इस कार्टून को बॉक्स के अपने कब्जे में ले, और अब उनमें जिद लगी होती है कि हम इससे पास नहीं जाना, हमें दूर रहना है। वो इतना डर जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो थी, आसपास के राहगीर थे, आसपास के लोग जो गुजर रहे थे, उन लोगों की नज़र पड़ जाती है और तुरंत ही उन बच्चों के पास आके पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। जब बच्चे पूरी कहानी बयां करते हैं उसके बाद जो वो व्यक्ति होता है थोड़ा समझदार होता है, आसपास के लोगों को यह सूचना देता है और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में वो फ़ोन करके कहता है कि, और पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, सरिता विहार पुलिस स्टेशन के एरिया में आने वाली एक कॉलोनी है जो कि दिल्ली में एक झाकीर जमिया है। जमिया के पास में एक कॉलोनी लगती है, आपको यहाँ आना चाहिए। जैसे ही पीसीआर को सूचना मिलती है, पीसीआर के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुँच जाती है। अब चाहे फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो या सब टीम हो, ये सब वो पहुँच जाते हैं। थानेदार पहुँच जाते हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं मौके पर आ जाते हैं।
और जैसे ही मौके पर आते हैं, आने के बाद फिर ये देखने की कोशिश कर रहे थे, इन लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे। उस बॉक्स को खोला जाता है, बॉक्स के अंदर कुछ हिस्सा मिल जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा गायब था। अब डॉग स्क्वाड की मदद से जब देखा जाता है तो काले रंग का एक थैला होता है, थैले के अंदर बाकी के हिस्से थे, यानी कि सर अलग, पैर अलग, धड़ अलग। यह बाकी शरीर के जो हिस्से थे उन्हें 7 टुकड़ों में काटा गया था और उन्हें आराम से एक जगह पैक कर दिया गया था। यह लाश किसकी थी, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। इसके लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर दी और जो टीम गठित करने के बाद जो आसपास के इलाके, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो सरिता विहार हो या फिर जमिया हो, इस इलाके में सैकड़ों से ज़्यादा लोगों के पास जाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही, पुलिस परेशान हो जाती है। इसके बाद फिर पुलिस ने वायरलेस कर दिया। दिल्ली के हर एक थाने में ये सूचना दी जाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास रही होगी, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसने कपड़े को भी दिखाया जाता है और सब जगह सूचना दी जाती है। अब दिल्ली के जो एनसीआर का इलाका है, चाहे वो आसपास के जो प्रदेश लगते हैं, उन प्रदेशों को भी यह सूचना दी जाती है। बताया जाता है कि एक लाश मिलती है और इस तरह के एक शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी ने भी उस लाश पर दावा पेश करने की कोशिश नहीं की। आखिरकार लाश किसकी है? पुलिस के लिए 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब यही पता नहीं चल पा रहा था कि लाश किसकी है, तो कातिल कौन है और कत्ल के पीछे का मकसद क्या है, वो कैसा पता चलेगा। पुलिस ने एक बार फिर उस जगह को देखना शुरू किया। अचानक ही पुलिस की नज़र पड़ जाती है उस बॉक्स पर, जो कार्टून का बॉक्स था। उस बॉक्स पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और एड्रेस था गुरुग्राम के एक जगह का। उसमें लिखा था मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी। अब पुलिस ने जब इसे देखा, इसे देखने के बाद थोड़ा सा लगता है कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट की मदद से यह पता चलता है कि पहले उसका गला दबाया गया, उसके बाद उसको एक धारदार हथियार से उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए। पुलिस की टीम में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर राम निवास और सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर और साथ ही नरेंद्र नागर, ये 4 लोगों की टीम, 4 ऑफिसर की टीम होती है। सीधा गुरुग्राम पहुंचती है। गुरुग्राम में यह मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी में जाने के बाद उस बॉक्स का जो फ़ोटो था वो दिखाया जाता है। जब फ़ोटो दिखाया जाता है तो वो कंपनी वाले कहने लगते हैं कि साहब, इतने सारे हमारे पास कुरियर्स आते हैं, हम इतने सारे कुरियर्स आगे भेजते हैं, अब कैसा पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जब अपना तरीका अपनाया और उस कंपनी से सख्ती से बातचीत करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि साहब हाँ, एक ऐसा है, कुछ जानकारी याद आ रही है। जब सारे पेपर्स को खंगाला जाता है तो कुछ जानकारी निकल कर आती है। दिसंबर 2017 की बात है। यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ दुबई है, दुबई शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर एक शहर लगता है जिसका नाम है शाहजहाँ। शाहजहाँ से यह एक कार्टून के कई सारे बॉक्स थे। कई सारे बॉक्स उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में यहाँ पहुँचाए जाते हैं जावेद अख्तर के नाम पर। और जैसे ही ये पता चलता है, उसके बाद फिर उस कार्टून वाले को, कोरियर वाले को तो वहीं छोड़ दिया जाता है। पुलिस की टीम सीधा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहुंच जाती है और अलीगढ़ में पहुंचते ही जावेद अख्तर के घर पर, और जैसे ही जावेद अख्तर के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जावेद अख्तर निकल के आता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है? कहता है कि साहब मेरा नाम जावेद अख्तर है। तो जावेद अख्तर को फ़ोटो दिखाया जाता है बॉक्स का, और फ़ोटो देखते ही कहता है कि साहब ये फ़ोटो मेरे घर में आए हुए कार्टून के ही बॉक्स का है। तो जब पुलिस ने कहा है कि शायद उसे कुछ राहत मिलने वाली है, अब पुलिस के लिए मंजिल आसान होने लगती है। लेकिन इतना आसान नहीं था। अब पुलिस ने जब जावेद अख्तर, ऐसा पूछा जाता है कि यह बॉक्स तुम कहाँ, तो उसने कहा कि साहब मैं यूएई यानी कि शाहजहाँ में नौकरी किया करता था, लेकिन 2017 दिसंबर का महीना था, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सामान पैक करने के बाद उस कोरियर कंपनी की मदद लेकर वापस चलता हूँ। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बॉक्स कहाँ पर है, तो वो कहता है कि बॉक्स हमारी नौकरानी लेकर चली गई है। अब जब पुलिस को नौकरानी का एड्रेस मिलता है तो पुलिस उस नौकरानी के घर पर जाया जाता है। अब पुलिस घर पे जाती है तो नौकरानी कहती है कि साहब मैंने तो सिर्फ 3 बॉक्स लिए थे और तीनों के 3 बॉक्स मेरे घर पर रखे हुए हैं। अब पुलिस वाले खुद परेशान हो जाते हैं कि तीनों बॉक्स उसने लिए हैं, तीनों के तीनों बॉक्स उसके पास हैं, तो फिर वो वाला बॉक्स वहाँ कैसे पहुँचा दिल्ली में? बात अलीगढ़ में हो रही है और जो बॉक्स है वो दिल्ली के इलाकों में मिल जाता है, सरिता विहार कॉलोनी के आसपास, थाने के आसपास। अब इसके बाद फिर से जावेद अख्तर के पास पहुंचती है और जावेद अख्तर से जब सख्ती से बात करने लगती है तो जावेद अख्तर कहता है कि साहब हाँ, मुझे याद आ रहा है, मेरा एक और घर है दिल्ली में के शाहीन बाग में, मेरा एक फ्लैट है और फ्लैट में हाँ मैं एक बॉक्स लेके गए थे, वो बॉक्स वहीं पर रखा हुआ था। जैसे ही इस तरह की बात आती है तो पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद सीधा दिल्ली
उसको जो शाहीन बाग के जहाँ उसका फ्लैट होता है उस फ्लैट पर लेके आते हैं। और फ्लैट पे लाने के बाद क्या देखते हैं, उस फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। वो एकदम कहता है कि साहब ये फ्लैट तो मैंने किराए पे दे रखा है। जब बात किराए पे देने वाली बात आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्यों नहीं बताया, कि साहब आपने सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे तो मैं कैसे बताता। अब ऐसी स्थिति में पुलिस वाले उसे दरवाजे के पीछे जो भी व्यक्ति था, यानी कि वहाँ पर किराएदार रहता था, और किराएदार का नाम होता है साजिद अली अंसारी, जो कि बिहार के चंपारण का रहने वाला होता है, पेशे से इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 26 के आसपास होती है। जब उसके बारे में पूछा जाता है, चाबी के बारे में पूछा जाता है, तो अक्सर कई बार जब घर का यहाँ के लोग ताला लगा के जाते हैं या फिर कोई मकान किसी को किराए पे दिया जाता है तो चाबी नीचे धोबी जो प्रेस करने वाला होता है उस प्रेस करने वाले पास रखी जाती है। उसने कहा चाबी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन 22 जून 2018 को वो रूम की चाबी देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ से दूर जा रहा हूँ, कहीं अलग जा रहा हूँ। अब उस प्रेस वाले ने यह साजिद से पूछने की कोशिश की तो साजिद ने कहा है कि अब नई जगह है, नया ठिकाना है, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती है कि साजिद एक ऐसा सस्पेक्ट था जो पुलिस की मदद कर सकता था, लेकिन साजिद का कोई नंबर नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं। आखिरकार करे तो पुलिस क्या करे। पुलिस ने इस शाहीन बाग के जितने के आसपास के एरिया थे जो पुलिस के मुखबिर थे, उन मुखबिर को पुलिस ने अलर्ट कर दिया। और जैसे ही पुलिस ने इन मुखबिर को अलर्ट करती है तो उसके बाद पुलिस को थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन तारीख है 25 जून 2018, सुबह सुबह का वक्त होता है। पुलिस के पास सूचना पहुंचती है कि साहब जिसको आप तलाश कर रहे हैं वह तो नहीं है, लेकिन उसका भाई है, भाई का नाम है हसमत, और जो हसमत अंसारी है दरअसल एक कंपनी में काम करता है। इस कंपनी में वो एक NGO में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। आपको उसके पास जाना चाहिए, वो अपने भाई साजिद का एड्रेस दे देगा, पता दे देगा। और जब इस तरह की बात आती है तो इस तरह की बात आने के बाद पुलिस वाले सीधा हसमत के घर पहुंचते हैं, और घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है मुखबिर भी पुलिस के साथ होता है। अब ऐसी स्थिति में देखा क्या जाता है कि सामने दरवाज़ा खोलता है वो कोई और नहीं बल्कि साजिद अली अंसारी ही दरवाज़ा खोलती है। पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे कहा कि जो भी हम पूछेंगे सही सही अगर तुम जवाब दोगे तो ठीक है, अगर तुमने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की तो पुलिस पहले से ही परेशान हो चुकी है, तुम्हें सख्ती से पेश आएगी। पुलिस ने उसे बिठाने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, और बातचीत करने के बाद उसने सबसे पहला सवाल पूछा गया कि तुमने कमरा अचानक से क्यों छोड़ा। वो कहता है कि साहब वहाँ तो मुझे छोड़ना ही था, यह तो एक इत्तेफाक हो गया कि आप मुझे ढूंढते हुए चले आए। उसने कहा कि जो भी बात है सही सही बताओ। तो जब वो बात थी सही सही बताने वाली बात आती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी है, 2 बच्चियाँ हैं, एक बेटी लगभग 1.5 साल के आसपास की है, एक बेटी 2.5 साल के आसपास की है। जब पुलिस वाले ने उससे बातचीत की तो कहा तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो वो कहता है पत्नी सामने नहीं ला सका, और पत्नी को सामने नहीं ला सका तो यहीं से उसकी कहानी शुरू हो जाती है। दरअसल वो बॉक्स के अंदर उसकी पत्नी ही पैक थी 7 टुकड़ों में। उनसे पूछा जाता है कब क्या कैसे तुम, उसने कहानी सुननी शुरू की। वो कहता है कि साहब वो चंपारण में रहता था और ये लड़की बिहार के छपरा में रहती थी। एक दिन अचानक फ़ोन से मिस कॉल लग गई, और जैसे ही फ़ोन से मिस कॉल लगती है तब हम दोनों के बीच की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। वो लड़की मनोविज्ञान में ऑनर्स का कोर्स कर रही थी और ग्रेजुएट किया हुआ था, और ये उस वक्त इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। ये दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसने उससे शादी कर ली। ये लड़का गरीब परिवार का था, जो लड़की है वो अमीर परिवार के करोड़पति फैमिली की लड़की है। अब ऐसी स्थिति में उस लड़की ने जब अपने परिवार वालों से बातचीत की तो परिवार वालों ने शादी के लिए तैयार नहीं थे, और साल 2014 में ये दोनों मिलने के बाद फैसला करते हैं शादी कर लेते हैं, और साल 2016 में बिहार से सीधा दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं और शाहीन बाग में आकर रहना शुरू कर देते हैं। वो लगातार नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और जैसे तैसे मजदूरी करके ये जो भी छोटा मोटा काम करते थे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश कर रहा था। पहली बेटी पैदा होती है, फिर दूसरा बच्चा भी बेटी पैदा होती है। एक तरफ 2 बेटियां पैदा हो जाती है, तभी दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन लगी रहती है। दूसरी तरफ काम नहीं चल रहा है तो घर में खर्च नहीं चल पा रहा है। उधर जो लड़की है जिसका नाम जूही है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, जूही एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। पहले वो अमीरी में जीवन जिया करती थी,
उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ गरीबी में जीवन जी रही थी। तो वो जीवन था उसे परेशान कर रहा था और इसी बात को देखते हुए दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़ा कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। पति पत्नी जब झगड़ा बढ़ने लगता था तो पति ने अपने पत्नी से बात करना तो कम कर दिया। एक बार फिर से उसके नंबर पर मिस कॉल लग जाती है और वो लड़की थी बिहार के चंपारण की रहने वाली। अब उस लड़की से भी बातचीत कर रहा था, साथ ही साथ चैटिंग भी कर रहा था और उसके साथ वीडियो कॉल भी कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी को यह बात पता चल जाती है, यानी कि जूही को जैसे ही पता चलती है साजिश का से वो फिर झगड़ा करने लगती है। खूब झगड़ा होता है, फसाद होता है और यह तारीख आ जाती है 20 और 21 जून 2018 की रात। लगभग 10:30 बजे के आसपास के ये बातचीत कर रहे थे और इसी से बीच उसकी जो पत्नी जूही ने विरोध किया और विरोध किया दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। वो लड़की चिल्लाने लगती है कि जूही जब चिल्लाने लगती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है। उससे कहता है कि चिल्लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और वो तब तक उसका गले को दबा के रखता है, तब तक वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाती। जैसे ही जूही का दम घुट जाता है वो मर जाती है, उसकी सांसें एकदम थम जाती हैं, वो ज़मीन पर पड़ जाती है और बेसुध हो जाती है। उसके बाद फिर उसमें शरीर की कुछ जान नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में साजिद एकदम से घबरा जाता है, कांपने लगता है, बैठ जाता है कि करूँ तो करूँ क्या। तभी वो अपने भाई जो कि पास ही वाले रूम में रहता है, उस भाई है जिसका नाम है इश्तियाक, उसके पास जाता है और उसको पूरी कहानी बताता है। भाई कहता है टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो। एक काम करते हैं, इसको पहले हम बाथरूम की तरफ लेके जाते हैं। यदि हम इतनी बड़ी लाश को कहीं लेकर निकलेंगे तो नज़रों में आएंगे, इसके लिए हम इसको छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे। और यह बाथरूम में लेके जाते हैं। पहले शरीर में कुछ कट लगाए जाते हैं ऐसे हिस्सों में जहाँ से जो ब्लड है वह निकल सके और ब्लड बिल्कुल यह शरीर बिल्कुल सूख सके। अब उन्होंने थोड़ा आराम करते हैं और आराम करने के बाद इस बीच में अचानक जो दोनों बच्चियाँ होती है वो दोनों बच्चियाँ जाग जाती है और जैसे ही दोनों लड़कियाँ जाग जाती है वो रोने लगती है। एक 1.5 साल की बच्ची और एक 2.5 साल की बच्ची खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है, चीख रही थी। अब उन दोनों ने किसी तरकीब से बच्चों को शांत किया। शांत करने के बाद इसके बाद फिर से बाथरूम पहुंचते हैं और बाथरूम जाने के बाद उस लाश के लगभग 7 टुकड़े कर देते हैं। अब 7 टुकड़ों को कैसे रखें, कहाँ ना रखें, उनके पास जो भी उस वक्त अवेलेबल सामान था उन सामान को, उन कपड़ों को लपेटते हैं और लपेटने के बाद फिर उनके पास एक बॉक्स होता है जो रखा हुआ था, जो मकान मालिक का बॉक्स होता है और फ्लैट के मालिक का था। उस बॉक्स को लेके आते हैं तो जो भी हिस्सा उस बॉक्स में आता है वो इसमें पैक कर देते हैं। बाकी का जो हिस्सा होता है काले रंग के थैले होता है, बाकी का हिस्सा उस काले रंग के बैग में पैक कर देते हैं। उनके पास सिर्फ बाइक थी और बाइक से वो कैसे कहाँ कैसे ठिकाने लगाए। बच्चे लगातार रो रहे थे तो ऐसी स्थिति में उन्होंने याद आता है अपने सबसे बड़े भाई जिसका नाम हसमत अली अंसारी होता है। हसमत अली अंसारी के पास जाते हैं और जाने के बाद अभी तक जो भी घर में हुआ वो पूरा का पूरा वाक्य उन्हें सुनाया जाता है। हसमत अली अंसारी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो कि लक्ष्मी नगर में रहता है, उसके पास एक मारुति कार है, मैं जाकर कार लेके आता हूँ। अब वो सीधा वहाँ जाता है, रात में ही कार लेके आता है। कार लाने के बाद जो लाश के टुकड़े थे वो 2 हिस्सों में रखे हुए थे, एक काले रंग के थैले में और एक बॉक्स में। उन्हें गाड़ी के अंदर रखा जाता है। गाड़ी यहाँ से शाहीन बाग दिल्ली से सीधा लेके जाया जाता है सरिता विहार कॉलोनी की तरफ, उसके थाने की तरफ। और वहाँ जाने के बाद जमिया के पास एक हाजी कॉलोनी होती है, वहाँ जाकर उस कूड़े के ढेर में जाकर उस बॉक्स को भी और उस थैले को भी फेंक दिया जाता है। ये सोचकर क्योंकि लड़की के परिवार ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, वो कभी उस लड़की के संपर्क नहीं करते थे। शादी को कई साल हो चुके थे, उसके बावजूद भी उसका फ़ोन नहीं आया। और यही सोच के साजिद अली ने सोचा कि शायद इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, कभी भी इसके घर वाले इसके पास नहीं आएंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कत्ल करने वाला चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं और वो गलती करता है। एक बॉक्स में कोरियर का एड्रेस था, कोरियर कंपनी का, और कोरियर कंपनी में वह एड्रेस था जिसके पास वह कोरियर पहुंचे थे और उसके पास वह एड्रेस था जहां उसका फ्लैट था और फ्लैट वाले के पास वो एड्रेस था जिसने कत्ल किया था। और पुलिस ने इस तरह से चेन बनाई, कड़िया को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद कातिल तक पहुँच जाती है। जो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों को चंपारण में किसी रिश्तेदार के सुपुर्द कर दिया जाता है। और साथ ही जो तीनों भाई होते हैं, चाहे उसमें हसरत हो, क्योंकि हसमत ने उस बॉडी को ठिकाने लगवाने में मदद की थी और इश्तियाक जो था उसने बॉडी को कई हिस्सों में टुकड़े करने में मदद की थी, और जो साजिद अली अंसारी होती है उसने पहले गला घोटा था और फिर बाद में
बाकी सारा काम किया। पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। साल 2018 यह बहुत चर्चित मामला है। यह हत्याकांड न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार प्रदेश में बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाता है और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार जो कत्ल करने वाला है वो इतना शातिर कैसे हो सकता है। काश कि उन्होंने ध्यान अपने खाने कमाने पर लगाया होता, काश अपना ध्यान उसने नौकरी ढूंढने में लगाया होता, कत्ल करने में न लगाया होता, तो शायद जो बाकी की ज़िंदगी है जो बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, न केवल तीनों भाइयों की बल्कि उन बच्चों की जिसमें कई इस मामले में कसूर नहीं है। 2.5 साल की बच्ची और 1 साल के आसपास का जो बच्ची है, कोई भी अपराध करने वाला ये सोचे कि मैं बच जाऊंगा तो वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इसलिए अपराध न करें, उसकी रोकथाम करें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, साजिद को जो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन चला जाता, अपनी पत्नी से तलाक ले लेता। उससे दूर जाने के बहुत सारे रास्ते वो अपना सकता था। न केवल उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी दोनों बेटियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही अपने दोनों सगे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिनकी जो पत्नियां होंगी, उनके जो बच्चे होंगे, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन्होंने समाज में कोई भी इस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तारीख थी 29 जुलाई साल 2026। एक लड़की सुबह करीब 7 बजे के आसपास अपनी मां को व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो भेजती है और फिर एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। इधर मां जब 7:20 पर उस वीडियो को देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ही अपनी बेटी के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन जब वह फ़ोन नहीं उठाती तो वह घबराकर उसके पति, ननंद और सास के पास फ़ोन करती है, पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। करीब 8:15 पर उनके पास ससुराल की तरफ से फ़ोन आता है जिसमें कुछ ऐसा कहा जाता है कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन ऐसा क्या कहा गया, यह जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है सृष्टि कंडारी, जो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। सृष्टि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर क्षेत्र के श्री कोटा गांव की रहने वाली थी। उसकी मां का नाम था सीमा कंडारी, जो एक अच्छी टीचर रह चुकी है। वहीं सृष्टि के पिता का नाम सुमेर सिंह कंडारी था और वह भी एक टीचर थे। इन दोनों की सृष्टि के अलावा 2 और बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है, यानी ये टोटल 3 भाई बहन थे। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 2020 में नियति ने इस परिवार को एक ऐसा जख्म दिया जिससे वह कभी उभर नहीं पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में सृष्टि के पिता की अचानक डेथ हो गई, जिसकी वजह से पूरी फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीमा कंडारी और सृष्टि के भाई बहन इस गहरे सदमे से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी सृष्टि ने गजब की हिम्मत दिखाई। वो बिहेवियर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और समझदार लड़की थी। उसने अपनी माँ को गले लगाया, उनके आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए पूरे परिवार की ढाल बन गई। सृष्टि ने उसी दिन यह फैसला कर लिया था कि वह रोकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएगी, बल्कि अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा बनेगी और अपने पिता का नाम रोशन करेगी। सृष्टि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज और होनहार थी। घर के हालातों और पिता के जाने के गम के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। उसने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत की और अपनी हायर एजुकेशन पूरी की। इसके बाद सृष्टि ने MSc और B.Ed की डिग्री हासिल की और सरकारी टीचर बनने के लिए ज़रूरी मानी जाने वाले एग्ज़ाम को भी पास कर लिया। इन डिग्रियों और अपनी काबिलियत के दम पर महज 25 साल की उम्र में सृष्टि का सिलेक्शन उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक सरकारी स्कूल में टीचर की पोस्ट पर हो गया। जब इस बारे में सृष्टि ने अपनी फैमिली को बताया तो पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ सीमा कंडारी को अपनी बेटी पर बहुत प्राउड हो रहा था। उनके पति का नाम उनकी लाडली ने रोशन कर दिया। अब उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश बची थी कि सृष्टि अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए और उसका घर बस जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो उसी की तरह पढ़ा लिखा हो और समझदार हो। इसी तलाश के दौरान सीमा को सौरव खत्री के बारे में पता चलता है। सौरव खत्री देहरादून के हर्रावाला का रहने वाला था, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास थी और वह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद उत्तराखंड सचिवालय में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर तैनात एक क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर था। वहीं उसकी फैमिली की बात करें तो सौरव के परिवार में उसके पिता, उसकी माँ,
परिवान देवी और एक बहन सुरभि खत्री उर्फ चारू थी। यह परिवार पूरे इलाके में एक जाना माना और रसूखदार परिवार था। देहरादून के पोर्श इलाके में हर्रा वाले में उनका अपना एक शानदार आलीशान घर था जिसमें ऐशो आराम की सारी फैसिलिटी मौजूद थी। जब सृष्टि की माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि उनकी लाडली बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता भला और क्या ही हो सकता है। एक तरफ सौरभ सचिवालय में इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात और बेहद पढ़ा लिखा था, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मेहनत के दम पर एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर बन चुकी थी। दोनों की काबिलियत एक जैसी थी, इसलिए माँ सीमा गंडारी को पूरा भरोसा था कि इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी और उनकी बेटी हमेशा खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। इसी सोच के साथ उन्होंने सौरभ की फैमिली से मुलाकात की और आपसी राजामंदी के बाद इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया। इसके बाद घर में शादी की तैयारी बड़े ही ज़ोर शोर से शुरू हो गई। हर माँ की तरह सीमा गंडारी का भी यह सपना था कि भले ही अपने पति के जाने के बाद घर के हालात मुश्किल हो, लेकिन वह अपनी लाडली बेटी की विदाई में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। आखिरकार नवंबर 2025 में वह खास दिन भी आ गया जब सृष्टि और सौरभ खत्री की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो गई। इस शादी को यादगार बनाने के लिए सीमा गंडारी ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर खर्च किया था। अपनी कमाई और जमा पूंजी को पानी की तरह बहाकर उन्होंने एक बेहद शानदार शादी की ताकि एक रसूखदार और अमीर ससुराल में उनकी बेटी का सर हमेशा ऊंचा रहे और उससे कोई ताने न मिले। हालांकि सौरभ की फैमिली ने उनसे कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन फिर भी सीमा ने हर चीज़ अपनी बेटी को दी। खैर, शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद बड़ी धूमधाम के साथ सृष्टि को देहरादून के लिए हरवाला के लिए रवाना कर दिया गया। शुरुआत के दिन तो अच्छे भी थे, जैसे कि हर नई शादी में होते हैं। सृष्टि एक नई नवेली बहू के रूप में उस बड़े और आलीशान घर में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी और अपनी सरकारी नौकरी भी संभाल रही थी। लेकिन धीरे धीरे इस घर की हकीकत सामने आने लगी और सब कुछ बदलने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के करीब 3 महीने बीते ही थे कि अचानक सौरभ की फैमिली एक बड़ी मुसीबत में आ गई। एक दिन सौरभ के पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। पूरी परिवार जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और डॉक्टरों ने उन्हें बारीकी से देखा तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि सौरभ के पापा को कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी भी है। यह सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ अचानक आया हार्ट अटैक और दूसरी तरफ कैंसर का पता चलना। इस दौरान झटके ने सबको अंदर से झंझोड़ दिया। कुछ ही दिनों पहले तक जो घर हंसी खुशी से चहक रहा था, वह अचानक उदासी और गम का माहौल छा गया। इस बेहद मुश्किल वक्त में सृष्टि पूरे परिवार को संभाल रही थी और उन्हें हिम्मत दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस परिवार को वो अपना मान रही है, वही उसकी अच्छाई को भुलाकर उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने वाला है। दरअसल सौरभ के पापा की सीरियस हालत को देखते हुए सौरभ और उसके घर वालों ने उनका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया। लेकिन जब डॉक्टरों के इलाज से भी कोई खास सुधार नहीं दिख रहा था, तो वह अंधविश्वास के जाल में फंस गए। वह लोग उनकी बीमारी को ठीक कराने के लिए एक एक तांत्रिक के पास पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस तांत्रिक ने परिवार से कहा कि उनके घर में जो नई बहू आई है, उसके कदम घर के लिए अच्छे नहीं हैं। उसके आने के बाद से ही ये सारी बीमारियां शुरू हुई है। सृष्टि के ससुराल वाले दुनिया के सामने तो खुद को बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार दिखाते थे, लेकिन उस तांत्रिक की बातें सुनते ही उनका अंधविश्वास बाहर आ गया। उन्होंने बिना सोचे समझे तांत्रिक की उस मनगढ़ंत कहानी पर पूरा भरोसा कर लिया। उन्होंने ये मान लिया कि उनके पिता की बीमारी की वजह कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कैंसर नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी अपनी बहू सृष्टि का हाथ है। बस फिर क्या था, तांत्रिक के कहने पर उन लोगों ने सृष्टि को अपने घर में ही एक मुजरिम की तरह देखना शुरू कर दिया। उसे अशुभ महसूस और अपशगुन कहकर सरेआम टॉर्चर करने लग गए। घर की हर छोटी बड़ी परेशानी, यहाँ तक कि ससुर की गिरती सेहत के लिए भी सीधे सृष्टि को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। जैसे कि आप इस वीडियो में सृष्टि के कजिन का स्टेटमेंट सुन सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आपको मनुष्य बोला जाए कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से वो हुआ है, और जैसे जो थे वो थे 9 जनवरी में मेरे ख्याल से उनको वो आया था, अटैक आया था, उसका भी ब्लेम उस पर डाला जाए तो ये गलत चीज़ है। ऐसा बताया जाता है कि तांत्रिक की उस झूठी और अंधविश्वासी बातों को सच मानकर सृष्टि के ससुराल वालों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। एक पढ़ी लिखी सरकारी स्कूल की लेक्चरर जैसी इज्जतदार पोस्ट पर काम करने वाली एक लड़की को उसके अपने ही घर पर एक अपराधी की तरह
सुलूक झेलना पड़ रहा था। लेकिन टॉर्चर की यह कहानी जुलाई 2026 में अपने सबसे खौफनाक और अंतिम मोड़ पर पहुंच गई। दरअसल जुलाई 2026 की मिडिल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और लंबे इलाज के बाद आखिरकार षष्ठी के ससुर के हॉस्पिटल में ही जान चली गई। उनके जाने से पूरे परिवार सदमे और गुस्से में था। उन्होंने षष्ठी को इसके लिए कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया था और उनसे मनहूस कहकर पुकारने लगे। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने भी अपनी माँ और अपनी बहन को रोकने की कोशिश नहीं की। षष्ठी के परिवार का कहना है कि सौरभ भी उनकी बेटी के फेवर में एक शब्द नहीं बोलता था, बल्कि वह अपने परिवार का ही साथ दिया करता था। षष्ठी को अंतिम संस्कार की रस्मों से भी दूर रखा गया और उसे परिवार से अलग थलग जैसा फील कराया गया। लेकिन जिस लड़की ने इस परिवार को अपना समझा और अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, उसी को ससुराल वालों ने पल भर में मनहूस ठहरा दिया। इस बेइज्जती ने षष्ठी के सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन फिर भी टॉर्चर कम नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ससुर के चल बसने के बाद तो ससुराल वालों ने और उससे ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। सौरभ जो सचिवालय में इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात था, वह अपनी पत्नी को संभालने और हिम्मत देने के बजाय खुद ही अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर उस पर जुल्म ढा रहा था। षष्ठी को धमकियाँ दी जा रही थी और दहेज को लेकर भी ताने मारे जा रहे थे। षष्ठी को समझ में आ गया था कि वह चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इस घर के लोगों की सोच को वह कभी बदल नहीं पाएगी। उसका दम घुटने लगा था। वह चारों तरफ से अकेली पड़ चुकी थी और उसकी माँ और भाई देहरादून से दूर पौड़ी गढ़वाला के श्रीनगर में थे। वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई तो सृष्टि ने अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लिया। लेकिन दुनिया को यह बताने के लिए एक हंसती खेलती लड़की को कैसे तिल तिल करके मारा गया, उसने अपने कांपते हाथों से मोबाइल का कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन होते ही सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उस काँपती आवाज़ में एक दर्द और सच्चाई थी। उसने रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड शुरू किया। कहा, मम्मी, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर देना। सृष्टि ने सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके जाने के बाद उसकी माँ पर क्या गुजरेगी। फिर आगे उसने मम्मी से कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मम्मी, इस घर के लोगों की सोच मैं कभी नहीं बदल सकती। शादी के इन 6 महीनों में मुझे एक पल भी चैन से नहीं जीने दिया। जैसे कि आप इस वीडियो में सृष्टि का बयान सुन सकते हैं। मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज नहीं हो सकती। सब सुनाते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनोस। इसके बाद उसने आगे रोते हुए कहा कि ससुर जी की बीमारी और उसके जाने के बाद इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सौरभ, सास और नरन सब मुझे मनूस कहते हैं। यह लोग मुझे अब शकुनी बोलते हैं, जैसे ससुर जी की जान मेरी वजह से गई हो। हर बात के लिए मुझे ताने मारे जाते हैं। कम दहेज लाने का ताना दिया जाता है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मम्मी, इस घर में मेरा दम घुटता है। यह लोग कभी मेरी नहीं सुनेंगे। यह 56 से 90 सेकंड का वीडियो सृष्टि ने 29 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 7 बजे अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपनी माँ के फ़ोन पर सेंड कर दिया और पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। इधर श्रीनगर में मौजूद सृष्टि की माँ ने जब सुबह करीब 7:20 पर अपना फ़ोन चेक किया और सृष्टि का वह वीडियो देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो में सृष्टि रोते हुए अपनी माँ से माफ़ी मांग रही थी और टॉर्चर की बात कर रही थी। घबराई हुई माँ ने तुरंत ही सृष्टि के नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन उसके फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही सृष्टि के प्रति सौरभ खत्री, सास परवानी देवी और नरन चारू के नंबर पर एक के बाद एक कई कॉल्स किए। मायके वालों के अनुसार उस टाइम ससुराल पक्ष किसी भी नंबर ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया, जिससे परिवार की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लग गया। वीडियो भेजे जाने के 1 घंटे बाद सुबह लगभग 8:15 पर मायके वालों के पास देहरादून से एक फ़ोन आया। यह फ़ोन ससुराल वालों की तरफ से था, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि सृष्टि की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग तुरंत ही देहरादून के अस्पताल पहुँचिए। यह सुनते ही पहले से ही डरी हुई माँ सीमा गंडारी और भाई रितांशु के पास सोचने का टाइम भी नहीं था। वह तुरंत ही श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर से देहरादून की दूरी पहाड़ी रास्तों से होते हुए करीब 110 किलोमीटर है।
जिसे तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। सफ़र के दौरान भाई और माँ का रो के बुरा हाल हो था। लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी सृष्टि सही सलामत हो। उन्होंने रास्ते में भी ससुराल वालों को फ़ोन लगाने की कोशिश की ताकि सृष्टि का हाल जान सके, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। दोपहर के टाइम जब रितांशु और उसकी माँ होते हुए देहरादून के हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनका दिल बैठ गया। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही भाई रितांशु डॉक्टर से मिलने गया ताकि अपनी बहन का हाल जान सके तो डॉक्टरों ने भारी मन से उसे वह सच बताया जिससे सुनने के लिए कोई परिवार तैयार नहीं होता। डॉक्टरों ने कहा कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही सृष्टि की माँ हॉस्पिटल के फर्श पर ही बैठकर चीख पड़ी और वह बेसुध हो गई। जिस माँ ने कुछ महीने पहले अपनी बेटी को हंसते खेलते विदा किया था, आज उनके सामने 25 साल के होनहार बेटी जो खुद एक गवर्नमेंट टीचर थी, वह बेजान पड़ी हुई थी। वतांशु भी अपनी बहन को देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मन में सृष्टि के ससुराल वालों के खिलाफ गुस्सा पनप चुका था। वैसे ससुराल वालों की थ्योरी को लेकर कई बड़े शक पैदा हो गए। जैसे ससुराल वालों ने फ़ोन पर कहा था कि तबीयत खराब है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि यह मामला किसी बीमारी का नहीं है बल्कि फंदे से लटकने का है। इसके अलावा डॉक्टरों के मुताबिक सृष्टि की जो जान गई है वह हॉस्पिटल लाने से काफ़ी देर पहले ही जा चुकी थी। इससे रितांशु को यकीन हो गया कि सुबह 7:20 से लेकर 8:15 के बीच जब वह फ़ोन कर रहे थे तब सृष्टि दम तोड़ चुकी थी और ससुराल वाले पुलिस MI वालों के खबर देने के बजाय चीज़ें संभालने में लगे हुए थे। यही वो मोड़ था जहां से दुखी परिवार ने तय किया कि वो रोकर चुप नहीं